नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम हमारा 6 क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन किए थे केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के साथ। आज हम पढ़ाई करेंगे एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 में क्या क्या कैसे रिएक्शन हो रहा है और कैसे तुम्हारा विदाउट लैबोरेटरी में आप घर में भी फील कर सकते हो तुम्हारा एक्टिविटी को। और यहाँ पे क्या एक्टिविटी में तुमको कंक्लूजन मिला है इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पूरा देखो, हम पूरा पहले से शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.1 से। तो एक्टिविटी 1.1 में आपको एक मैग्नीशियम रिबन जो ऑक्सीजन के साथ है रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। वो रिएक्शन नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं दहन और कंबस्टन रिएक्शन। तो कैसे होता है, हमको क्या क्या चाहिए मटेरियल रिक्वायर्ड। पहले आपको चाहिए मैग्नीशियम रिबन, इसके साथ आपको चाहिए सैंड पेपर। ये दोनों को पहले हम रब करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जिसके हिसाब से रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इसको दो सैंड पेपर के साथ मैग्नीशियम रिबन को रब करेंगे। अब इसके बाद देखो ये टॉन्ग है, क्या करेंगे जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के लिए हम यूज करेंगे टॉन्ग। और देखो वॉच ग्लास, जब ये रिएक्शन हो जाएगा जलाएंगे किसके साथ, जलाएंगे हम स्पिरिट लैम्प और बर्नर के साथ इसको जलाएंगे। जब भी जलाएंगे ये क्या करेगा कि रिएक्शन होगा और क्या फॉर्मेशन ऐसे होगा प्रोडक्ट, इसको हम वॉच ग्लास में रखेंगे, आगे देखेंगे। तो देखो अभी प्रोसीजर हम क्या क्या फॉलो करेंगे। प्रोसीजर हम पहले क्या करेंगे ना, होल्ड द क्लीन मैग्नीशियम रिबन विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। मतलब पेयर ऑफ टंग से क्या करेंगे ना, जो हम क्लीन ऑलरेडी कर चुके हो इसको पहले हम पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, इग्नाइट द स्पिरिट लैम्प, इसको जलाएंगे। जलाने के बाद क्या करेंगे, स्लो ब्रिंग द मैग्नीशियम रिबन क्लोज टू द फ्लेम। जो हम पकड़ रहे थे इसको हम इसके पास लेकर आएंगे। जब ये लेकर आएंगे क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा और ब्राइट लाइट भी फॉर्मेशन होगा। और आग को सेफ रखने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक ग्लास और सेफ्टी ग्लास भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी आ सकता है, तुम्हारा आग भी खराब कर सकता है। तो ये बोल रहा है once the magnesium ribbon starts burning, hold it over a watch glass to collect the ash powder। ये जो हम क्या करेंगे, जब ये जलेगा तो यहाँ पे एक आश फॉर्मेशन होगा, हम किस में रखेंगे, इसमें हम वॉच ग्लास में रखेंगे। और क्या करना है, अभी तो सारे प्रोसीजर फॉलो कर दिया, अभी हमको करना है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व में हमको क्या देखने मिला, पहले हमको देखने मिला द मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। जो लिए थे सॉलिड मैग्नीशियम रिबन वो अभी जल रहा है। जलने के बाद क्या हो रहा है, ब्राइट लाइट, इसके साथ हीट भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ जो हम लिए थे मैग्नीशियम रिबन, ये अभी क्या हो गया, पाउडर में कन्वर्ट हो गया। और पाउडर का तो अपीयरेंस ऑटोमेटिक अलग होगा क्योंकि हम रिबन लिए थे, अभी क्या बन गया, अभी पाउडर बन गया। अभी देखो क्या हो गया, जो पाउडर आएगा मैग्नीशियम रिबन ये थोड़ा हेवी होगा मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम अकेला था, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो थोड़ा सा तो हेवी हुआ ना मैग्नीशियम से। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर बनेगा ये थोड़ा हेवी होगा मैग्नीशियम रिबन से, वही यहाँ पे दिखा गया है। इतना ही हम चार को ऑब्जर्वेशन किए हैं। पहले हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगा, इसके साथ पाउडर फॉर्मेशन होगा और पाउडर थोड़ा सा हेवी होगा मैग्नीशियम रिबन से। ये थोड़ा था हमारा ऑब्जर्वेशन। अभी चलो क्या कंक्लूजन हमको देखने मिला। कंक्लूजन मिला है जो हम लिए थे मैग्नीशियम रिबन जो सॉलिड में था, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके, ये पहले सॉलिड था, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको मन में क्वेश्चन होगा, मैग्नीशियम अकेला है और O2 दो ठो के, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। इसमें आउटसाइड वैलेंसी सेल में दो ठो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो ठो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26। और इसको चाहिए 28 होने के लिए चाहिए +2 और दो ठो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो
तो इसीलिए इसका वैलेंसी भी 2 होता है, क्योंकि 6 ठोक है इलेक्ट्रॉन और इसको 2 ठोक चाहिए। ये इसके साथ इसके मैग्नीशियम के पास 2 ठोक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 ठोक कम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये दोनों रिएक्शन कर पाएंगे। और एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन होगा, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ये एक्चुअली क्या है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो ये था सॉलिड फॉर्म में और ये था गैस फॉर्मेशन में, और ये तुम्हारा बन गया सॉलिड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। तो अभी ये तुमको समझ में आ गया रिएक्शन, वही तुमको बता रहा है कौन, वही तुमको बता रहा है वही फॉर्मेशन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये समझ में आ गया। एक्टिविटी 1.1 में हम मैग्नीशियम रिबन लिए थे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबस्ट हुआ, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा पाउडर बन गया। और आपको आगे तुम जब भी मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है मेटल ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर होता है। जब भी मेटल और नॉन मेटल का मतलब चैप्टर पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे पूरा मेंशन होगा कैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है और इसका प्रॉपर्टी क्या है। ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.1। तो चलो चलते हैं अभी एक्टिविटी 1.2 के पास। एक्टिविटी 1.2 में एक एक्सप्लोर करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और क्या क्या हमको मटेरियल रिक्वायर है, चलो देखते हैं। तो हमको पहले मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, देख सकते हो लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सिंबल होता है PbNO3(2). क्या होता है सिंबल? PbNO3(2). इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको चाहिए तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड, इसका सिंबल होता है Ki। और चाहिए तुमको टेस्ट ट्यूब जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे, और चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, और आपको इसके साथ चाहिए तुमको ड्रॉपर। इसमें क्या होगा ना, पहले हम टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे और ड्रॉपर से 2 केमिकल लेके एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और क्या हो रहा है इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो चलो मटेरियल तो पहले क्या चाहिए, लेड नाइट्रेट चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ टेस्ट ट्यूब होल्डर, और क्या चाहिए ड्रॉपर। 5 स्ट्रोक मटेरियल के साथ ये एक्टिविटी हम करेंगे। क्या क्या होगा देखो, प्रोसीजर पहले हम क्या करेंगे मैं तुमको बता दिया था अभी, और एक बार मैं बता रहा हूं। लेड नाइट्रेट को हम पहले ड्रॉपर से लेके टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड को भी वही ड्रॉपर के साथ लेके हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। और क्या होगा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, हमारा पाली होता है इसको ऑब्जर्व करने के लिए। चलो ऑब्जर्व हमको क्या देखने मिला, ऑब्जर्व में हमको दिखने मिला एक येलोइश एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो रहा है। देखो इससे पहले हम जो लिए थे दो हमारा वो क्या लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, एक था ग्रे कलर एक वाटर जैसा कलर था, लेकिन जब भी इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे देखो ये थोड़ा येलोइश में फॉर्मेशन में आ गया, और कुछ टाइम के बाद जो ज्यादा येलोइश है तुम्हारा लेड आयोडाइड वो नीचे बैठ जाएगा आज ए पीपीटी। वही तुमको ऑब्जर्वेशन से वही बोला गया है, ए येलोइश पीपीटी इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेटेड इज फॉर्म्ड दैट इज लेड आयोडाइड। और ये कलर चेंज हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो क्यों कलर चेंज होगा, क्योंकि तुम देखे थे लेड नाइट्रेट था ग्रे कलर, इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड था कौन सा कलर, वाटर जैसा कलर था। ये दोनों जब मिलाएंगे तुम्हारा येलो जैसा कलर बन गया, जो हम बोलते हैं लेड आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये था तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। तो चलो देखते हैं क्या हमको कंक्लूजन मिला। तो हमको क्या कंक्लूजन मिला है, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेड आयोडाइड इसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। तो कैसे होता है रिएक्शन पहले हम लिख देते हैं, इसके बाद पिक्चर के हिसाब से इसको हम देखेंगे। तो देखो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3(2), और जब ही ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या बन जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा PbI2 प्लस बन जाएगा KNO3।
ये सारे जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है इसका लॉजिक हम थोड़ा देख लेते हैं। तो Pb का एक्चुअली होता है वैलेंसी 2 प्लस और NO3 का होता है -1। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा ये बन जाएगा PbNO3 होल 2। और इसका बात करेंगे पोटेशियम का होता है +1 और I का होता है -1। तो देखो वैलेंसी दोनों का 1-1 है। किसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ये डोनेट करने के लिए सोच रहा है और किसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ये एक्सेप्ट करने के लिए सोच रहा है। लेकिन डोनेट 1 एक्सेप्ट 1 इसलिए दोनों का वैलेंसी 1। अभी ये कंपाउंड जो फॉर्मेशन होगा Ki होगा क्योंकि 1-1 है। इसके पास जाओ तो ये होता है Pb का कितना है 2 होता है और I का कितना होता है -1। अभी चेक करो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा PbI2 ऐसे। ये वो इधर आएगा वो इधर आएगा। फिर KO3 का बात करो K का कितना होता है +1 और NO3 का कितना होता है -1। अभी चेक करो दोनों का 1-1 होता है तो ये बन गया। कोई भी कहां से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो KNO3 बन गया। 2 इधर आया 1 इधर आया PbNO3 2। 1 इधर आया 1 इधर आया Ki। 2 इधर आया 1 इधर आया PbI2 फिर 1 इधर 1 में KNO3। तो यहां पे चेक करो Pb चला गया किसके पास सॉरी Pb जो था NO3 चला गया पोटेशियम के पास और आयोडीन चला आया Pb के पास। इसीलिए बन गया लेड आयोडाइड इसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। NO3 चला गया पोटेशियम के पास ये डिस्प्लेस हुआ। फिर आयोडीन आया लेड के पास ये भी डिस्प्लेस हुआ। तो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। इसीलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया ना। तो चलो पिक्चर के द्वारा इसको देखते हैं कैसे तुम्हारा लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलके लेड आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। ये देखो येलो इधर आ गया बन गया तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट। फिर जो ये ब्लू कलर था वो किसके पास चला गया लेड के पास चला गया। क्या बन गया लेडाइड। ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.2 का कंक्लूजन जो समझ में आ गया मेरे हिसाब से। क्या आपको समझ में आया। जब ये समझ में आ गया तो चलो चलते अभी एक्टिविटी 1.3 के पास। एक्टिविटी 1.3 में हम क्या करेंगे ना फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन गैस का। जैसे कब कैसे होगा ना जब भी जिंक रिएक्शन करेगा डाइल्यूटेड एसिड कोई भी हम एसिड ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो चलो हम क्या क्या मटेरियल चाहिए थोड़ा देख लेते हैं। मटेरियल हमको चाहिए पहले जिंक ग्रैन्यूल्स चाहिए। जिंक ग्रैन्यूल होता है जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा और इसके बाद हम जिससे रिएक्शन करेंगे वो होता है हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं नहीं तो कोनिकल फ्लास्क जिसके अंदर हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डालेंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे एसिड ले सकते हैं। हम इसमें कोई भी एक भी ले सकते हैं लेकिन ये डाइल्यूटेड वाला होना चाहिए कंसंट्रेटेड वाला नहीं। कंसंट्रेटेड वाला थोड़ा डेंजर होता है रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। हम यहाँ पे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। इसके बाद जो हम एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा डेंजर हो सकता है इसलिए हम यूज करेंगे ग्लोव्स नहीं तो ग्लोव्स के साथ हम सेफ्टी ग्लास भी यूज करेंगे क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब ये मटेरियल हमारे पास आ गया तो चलो देखते हैं क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर आएगा पहले हम क्या करेंगे ना जो कोनिकल फ्लास्क लिए थे इसमें हम जिंक ग्रैन्यूल को डालेंगे। इसके बाद एसिड लेके कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। देखते हैं क्या क्या रिएक्शन होता है। और एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ ये रिएक्शन करने के लिए हम ग्लोव्स के साथ सेफ्टी ग्लास भी यूज करेंगे सेफ्टी के लिए। तो देखो पहले हम क्या करेंगे जिंक ग्रैन्यूल को कहां किस में डालेंगे कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। इसके बाद हम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड को वही कंटेनर में डालेंगे जो कंटेनर में हम लिए थे जिंक ग्रैन्यूल्स। इसके बाद हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करना है क्योंकि रिएक्शन अभी चल रहा है। ऑब्जर्व करने के टाइम हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखा गया है हम कोनिकल फ्लास्क को कुछ टाइम के देर इसको टच करना चाहिए क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर को ऑब्जर्व भी करना चाहिए देखना है और इसके साथ टच भी करना है टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए।
तो देखो प्रोसीजर खत्म हो गया, चलो देखते हैं ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन में हमको ये मिला जहां पे तुम्हारा जिंक ग्रैन्युल्स था, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन किया तो छोटा छोटा बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है, जो होता है हाइड्रोजन गैस, वही यहाँ पे लिखा गया है। इसके साथ जब हम इसको टच किए थे, इसका टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब होता है यहाँ पे हीट एवॉल्व हो रहा है। जब ये हीट एवॉल्व होता है हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे वही बोला गया है, पहले हम बबल फॉर्मेशन हुआ कहाँ, जब जिंक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और बबल फॉर्मेशन तो हो रहा है, किस बबल मतलब ये होता है हाइड्रोजन गैस। इसके बाद जब हम इसको टच किए कोनिकल फ्लैग्स को, क्या हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा हीट जनरेट हुआ, इसके वजह से ये थोड़ा वार्म लगेगा। तो इसीलिए वही दो चीज हम ऑब्जर्वेशन में मिला। अभी चलते हैं कंक्लूजन, हमको क्या मिला। कंक्लूजन में मिला है जो एक्चुअली जिंक जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, जो गैस एवॉल्व हो रहा था वो था हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो यहाँ पे टेम्परेचर भी फॉर्मेशन हो रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है तो इसको इसीलिए बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। दो चीज हमको कंक्लूजन मिला। तो रिएक्शन अभी हम जैसे लिखेंगे, तो रिएक्शन होगा, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक को रिएक्शन करेंगे आइदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नहीं तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा ZnSO4, जो हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। दोनों जगह भी H2 गैस रिलीज हो रहा है, इसके साथ ZnSO4 रिलीज हो रहा है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हो रहा है जिंक क्लोराइड भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.3 का कंक्लूजन, जो यहाँ पे आप रिएक्शन के द्वारा भी देख सकते हो। जब ये एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 खत्म हो गया, तो चलो चलते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, इसके बाद आज यहाँ पे हमारा क्लास को खत्म करेंगे। तो चलो एनसीईआरटी में देखो क्या दिया गया है। तो अभी चलते हैं, हम समरी थोड़ा देख लेते हैं। समरी में फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। इसके बाद हम देखते हैं जब भी लेड नाइट्रेट तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया, तो लेड आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट भी मिला था। थर्ड 1.3 में क्या मिला था, जब जिंक कोई सल्फ्यूरिक एसिड नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट नहीं तो जिंक क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ। ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 का कंक्लूजन। अभी देखते हैं क्या हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी बुक 1.1 में आप देख सकते हो, ये हमारा बर्नर लिए थे, यहाँ पे हम वॉच ग्लास में जो रिएक्शन करने के बाद ये पाउडर मिला था, वो पाउडर क्या था ना, पाउडर था तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे वही लिखा गया है, आप देख सकते हो, you must have observed that magnesium ribbon bonds with a dazzling white flame and changes into a white powder. White powder का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। It is formed to the reaction between magnesium with oxygen. मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन हुआ, पाउडर जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। तो ये था एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.2 में हम क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किए, लेड आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ था। ये था एक्टिविटी 1.2। और एक्टिविटी 1.3 में क्या लिए थे ना, यहाँ पे हम लिए थे एसिड, एक डाइल्यूटेड एसिड था, इसके साथ जिंक ग्रैन्युल्स था। ये जब दोनों को रिएक्शन किए, हमको यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे मिला था जिंक के साथ हम रिएक्शन किए थे H2SO4। जब ये H2SO4 रिएक्शन करके हमको मिल गया था ZnSO4, इसके साथ हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे तुमको जो मिला था, यहाँ पे मिला था तुमको लेड नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे थे पोटेशियम आयोडाइड का, तो ये दोनों क्या हो गया था, क्रॉस मतलब एक्सचेंज हो गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया था, जिसके हिसाब से तुमको मिल रहा था PbI2, इसके साथ KNaNO3। ये तुमको मिला था एक्टिविटी 1.2 और यहाँ पे एक्टिविटी 1.3। और इसके बाद तुम देखो तुमको क्या दिया गया है, जब भी एक्टिविटी 1.3 खत्म हो गया, ये तीनों में आप चेंज ऑफ स्टेट, मतलब रिबन लिए थे वो पाउडर में बन गया,
और कोई लिक्विड जैसा फॉर्म था, जब प्रेसिपिटेट बन गया, थोड़ा सा टेक्सचर में थोड़ा सॉलिड जैसा आ गया। और ये यहाँ पे बोल रहा है गैस भी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अभी 1.3 एक्टिविटी में इवॉल्व हो रहा था, और चेंज इन टेम्परेचर भी 1.3 एक्टिविटी में, जैसे तुम्हारा थर्मोफ्लक्स में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, स्टेट भी चेंज हो रहा है, इसके साथ कलर भी चेंज हो रहा है, गैस भी इवॉल्व हो रहा है, इसके साथ तुम्हारा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो ये था तुम्हारा केमिकल रिएक्शन का तुम्हारा थोड़ा थोड़ा जो होता है, मतलब इसका हम ऑब्जर्व किए, क्या क्या हमको देखने मिला ये हमें लिखे हैं। आज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट there is a large variety of chemical reaction taking place around us. So many reaction is already taking place around us, you can see or you can observe, and after that we will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. हम अभी इसके साथ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हो। तो देखो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जब भी हम ऐसे सेंटेंस फॉर्म में बोले मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम जब भी वार्ड इक्वेशन में लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्टिविटी 1.1 में हम एक्सपेरिमेंट किए, इसको पहले हम सेंटेंस फॉर्म में लिखे, इसके बाद सेंटेंस फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या किए, सेंटेंस फॉर्म में लिखने के बाद इसको हम वार्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किए। तो वार्ड इक्वेशन है तुम्हारा ये, जब वार्ड इक्वेशन कन्वर्ट किए, अभी इसको शॉर्टकट करने के लिए हम अभी जाएंगे केमिकल इक्वेशन के पास। केमिकल इक्वेशन के पास पहले सेंटेंस लिखे थे, सेंटेंस फॉर्म, इसके बाद आया वार्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसके बाद आएगा केमिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जो मैग्नीशियम के जगह हम लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला होता है O2, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह इसका केमिकल फॉर्मूला MgO लिखेंगे। इसको ही बोला जाता है तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। तो अभी मेरे को बताओ तुम्हारा केमिकल, पहले हम केमिकल चेंज पढ़े थे, इसके बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम सेंटेंस में बोले, इसके बाद इसको वर्ड में बोले। जब भी हम इसको मतलब तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला के साथ इसके यूज किए, तुम्हारा बन गया केमिकल इक्वेशन जो हमको चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका बैलेंस कैसे करेंगे और केमिकल इक्वेशन के और थोड़ा जानकारी लेंगे। तो यहां से आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।